हेलो दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आशा है कि अच्छी लग रही होंगी और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इंजन में प्रयोग होने वाली रिंगों के प्रकार है संपीड़न रिंग, ऑयल रिंग, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए बी है। ए बी है इसका और बी भी है, ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन पिस्टन में मुख्य रूप से दो प्रकार की रिंगों ये इसका सॉल्यूशन है। इंजन पिस्टन में मुख्य रूप से दो प्रकार की रिंगों का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये अब आ गया। संपीड़न रिंग, कंप्रेशन रिंग, यह दहन कक्ष कंबक्शन चैम्बर को सील करती है ताकि गैस लीक न हो। ऑयल रिंग, यह सिलेंडर की दीवारों पर अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करती है और उसे वापस ऑयल पैन में भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शोधक डैश भाग है। वायु शोधक किसका भाग है? इंजन के लुब्रिकेंट के लिए, या कूलिंग सिस्टम का है, इंजन के हवा ईंधन आपूर्ति प्रणाली का, हाइड्रोलिक प्रणाली का। वायु शोधक जो है इंजन के हवा और ईंधन आपूर्ति प्रणाली का। बाकी सही जवाब देखते हैं क्या है इसका। सी सही है, इंजन के हवा ईंधन आपूर्ति प्रणाली का। वायु शोधक एयर क्लीनर फिल्टर, इसका मुख्य कार्य इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को साफ करना होता है। यह धूल, मिट्टी और अन्य कणों को रोककर शुद्ध हवा को इंजन के अंदर भेजता है। हवा ईंधन आपूर्ति प्रणाली, चूंकि दहन कंबक्शन के लिए हवा और ईंधन का मिश्रण आवश्यक है, इसलिए वायु शोधक इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्नेहन प्रणाली, लुब्रिकेंट सिस्टम, यह इंजनों के पुर्जों को चिकना रखने का काम करती है, जैसे ऑयल फिल्टर्स। कूलिंग सिस्टम, यह इंजन को ठंडा रखने का काम करती है, जैसे रेडिएटर। डीजल साइकिल में अधिकतम दक्षता मिलती है शीघ्र ईंधन विच्छेदन से उच्च संपीड़न अनुपात से। डीजल इंजन में जो अधिकतम दक्षता मिलती है दोनों से, ए से भी और बी से भी, तो इसका सी सही जवाब है। सी ए बी दोनों। डीजल चक्र, डीजल साइकिल की वायु दक्षता, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का सूत्र यह है, ईटा इजकल टू 1-1 पे पावर गामा -1 ब्रैकेट में रो पे पावर गामा -1 गामा रो -1 ब्रैकेट बंद। आर इसमें कंप्रेशन रेशियो हो गया, रो कट ऑफ रेशियो हो गया, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स हो गया। उच्च संपीड़न अनुपात, गामा सूत्र के अनुसार जैसे जैसे संपीड़न अनुपात आर दिया है, ये आर है संपीड़न, हाँ संपीड़न अनुपात आर से डिनोट करते हैं ना। डीजल इंजन की तापीय दक्षता भी बढ़ती है। डीजल इंजन का आमतौर पर 14:1 से 22:1 के उच्च संपीड़न अनुपात पर कार्य करते हैं। शीघ्र ईंधन विच्छेदन, कम कट ऑफ अनुपात रो। ईंधन विच्छेदन कट ऑफ वह बिंदु है जहां
ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाती है। यदि ईंधन विच्छेदन शीघ्र अर्ली होता है तो कट ऑफ अनुपात रो कम हो जाता है। सूत्र के अनुसार कट ऑफ अनुपात जितना कम होगा इंजन की दक्षता उतनी ही अधिक होगी। अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए संपीड़न अनुपात उच्च होना चाहिए और ईंधन का विच्छेदन कट ऑफ जल्दी होना चाहिए, इसलिए विकल्प सी सही है। सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली में शामिल होते हैं। सौर सेल प्रणाली में, बैटरी में, इन्वर्टर एवं चार्ज नियंत्रक में सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली में शामिल होते हैं। इसका उपरोक्त तीनों बैटरी बैंक, इन्वर्टर चार्जर, सौर सेल प्रणाली। चलो एक बार इसका सही, वैसे तो इसका डी सही लग रहा है, देख लेते हैं। डी है इसमें, डी सही जवाब है। एक पूर्ण फोटोवोल्टिक प्रणाली, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। सौर सेल सारणी, यह सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली डीसी में बदलती है। सूर्य की रोशनी को सीधा डीसी में बदलेगी ये तो। बैटरी बैंक, यह उत्पादित बिजली को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करेगी। और चार्ज नियंत्रक, यह बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है और वोल्टेज को नियंत्रित करता है। इन्वर्टर, यह है बैटरी या सौर पैनल से मिलने वाली डीसी बिजली को एसी बिजली में बदलता है, जिससे घर के उपकरण चलते हैं। एक 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले घरेलू सौर जल उष्मक निम्न के बराबर वार्षिक बचत कर सकता है। कितनी बचत कर सकता है? सौर सेल 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले घरेलू, जो इसकी 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता घरेलू वाले जल उष्मक जो ये करेगा 1500 किलोवाट, देख लेते हैं। 1500 किलोवाट सही है। सोलर हीटर, 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले घरेलू जल उष्मक सोलर वाटर हीटर आमतौर पर एक वर्ष में लगभग 1500 किलोवाट बिजली की बचत कर सकता है। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। ऊर्जा बचत, सौर जल उष्मक सूर्य की ऊर्जा का उपयोग पानी गर्म करने के लिए करता है, जिससे गीजर या इलेक्ट्रिक रॉड के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। पर्यावरण अनुकूल, यह न केवल बिजली के बिल को कम करता है बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाता है। दक्षता, 100 लीटर क्षमता वाले सिस्टम एक औसत परिवार के दैनिक गर्म पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस पाचक में बायोगैस एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं। बायोगैस पाचक में बायोगैस एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं हाइड्रेशन, विकिरण, खमीरीकरण, पायरोलाइसिस। बायोगैस में विकिरण तो है नहीं, हाइड्रेशन भी नहीं है, पायरोलाइसिस खमीरीकरण फर्मेंटेशन होता है। देखते हैं एक बार इसका।
खमीर, हाँ फर्मेंटेशन खमीर, अच्छा हिंदी में नाम है ना, तो इसलिए थोड़ा डाउटफुल है। खमीरीकरण सही जवाब है। बायोगैस का उत्पादन मुख्य रूप से अवायवीय पाचक एनएरोबिक डाइजेशन, मतलब जहां ऑक्सीजन न हो। एनएरोबिक डाइजेशन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाचन। एनाएरोबिक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा होता है। कार्यविधि, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव जैसे मैथोजेनिक बैक्टीरिया का कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर, कृषि अपशिष्ट, भोजन का कचरा आदि को विघटित करते हैं। उत्पाद, इस जटिल रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप मुख्य रूप से मैथेन जो होती है इसमें 50 से 75%, और जो CO2 होती है 25 से 50%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मात्रा के अवायवीय पाचन द्वारा बायोगैस उत्पादन निम्न पर निर्भर करता है। जैव मात्रा के अवायवीय पाचन द्वारा बायोगैस उत्पादन निम्न पर निर्भर करता है। तापमान, दबाव, कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात, उपरोक्त तीनों। जैव मात्रा के अवायवीय पाचन, तापमान भी है, कार्बन और नाइट्रोजन, दबाव, उपरोक्त तीनों ही सही लग रहा है। चलो यहाँ से पता चल जाएगा क्या है। बायोगैस का उत्पादन सूक्ष्म जीवों मैथोजेनिक की क्रिया द्वारा होता है और यह प्रक्रिया कई भौतिक और रासायनिक कारकों से प्रभावित होती है। तापमान, टेम्परेचर, बायोगैस बनाने वाले बैक्टीरिया एक निश्चित तापमान सीमा अधिकतम 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में सबसे सक्रिय होते हैं। बहुत कम या अधिक तापमान गैस के उत्पादन को धीमा या बंद कर सकता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, सूक्ष्म जीवों को ऊर्जा के लिए कार्बन और विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। एक संतुलित C/N अनुपात आमतौर पर 20:1 से 30:1, जो C/N ले जाता है, कुशल पाचन और अधिक गैस उत्पादन के लिए आवश्यक है। प्रेशर, डाइजेस्टर के अंदर का दबाव भी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हालांकि यह तापमान जितना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी उचित गैस उत्पादन और संग्रहण के लिए एक नियंत्रित दबाव का होना जरूरी है। तो इसमें जो है उपरोक्त तीनों है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। भारतवर्ष में अधिकतर भागों में उपयोगी सौर धूप दिन होते हैं। भारत में अधिकतर भागों में उपयोगी सौर धूप दिन कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। 250 से 300। 250 से 300 दिन होते हैं सौर दिन जो होते हैं, और 250 से 300 ही होते हैं। भौगोलिक स्थिति, भारत एक उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल देश है, जिसके कारण यहाँ वर्ष के अधिकांश समय सूर्य की रोशनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहती है। धूप के दिन भारत के अधिकांश हिस्सों में साल में लगभग 250 से 300 दिन साफ आसमान और अच्छी धूप रहती है। क्षमता, भारत को प्रति वर्ष लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट हावर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक बड़ी संभावना पैदा करती है। बायोगैस प्लांट में गैस का उत्पादन धीमा हो जाता है जब तापमान निम्न से नीचे चला जाता है। कितने से नीचे चला जाता है जो धीमा हो जाता है?
15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर बायोगैस प्लांट में गैस का उत्पादन तो धीमा हो जाता है जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। तो अनुकूल तापमान बायोगैस प्लांट के लिए एक जिम्मेदार बैक्टीरिया मेथोजेनिक 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। उत्पादन में कमी जब तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो सूक्ष्म जीवों की चयापचय क्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत धीमी हो जाती है जिससे गैस का उत्पादन काफ़ी धीमा हो जाता है। प्रभाव सर्दियों के मौसम में अक्सर बायोगैस संयंत्र की कार्यक्षमता गिर जाती है क्योंकि बाहरी तापमान कम होने से स्लरी घोल का तापमान भी कम हो जाता है। पवन या वायु के लिए उपयुक्त स्थल मिलते हैं। पवन और वायु के लिए उपयुक्त स्थल मिलते हैं पर्वतों पर, मैदानी पर, अपतटों व समुद्र पर। जो मिलते हैं ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये जो मिलते हैं अपतटों और समुद्र तट पर। पवन ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त वे स्थान होते हैं जहां हवा की गति तेज और नियंत्रण बनी रहती है। समुद्र तट और अपतटीय ऑफशोर क्षेत्रों में जमीन की तुलना में घर्षण कम होता है। जमीन की तुलना में घर्षण कम होता है जिससे हवा बिना किसी बाधा बहुत तेज चलती है। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में घर्षण और भौगोलिक बाधाओं जैसे पेड़, इमारतें, ऊंची नीची जमीन के कारण हवा की गति कम या अनिश्चित हो सकती है। फोटोवोल्टिक से सौर सेल बने होते हैं। फोटोवोल्टिक सौर सेल जो बने होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। फोटोवोल्टिक सौर सेल बने होते हैं सिलिकॉन से। फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन है। यह सूर्य के प्रकाश को बिजली बदलने में बहुत प्रभावी होता है। कार्यप्रणाली जब सूर्य की रोशनी सिलिकॉन सेल पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करती है जिससे विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। अन्य विकल्प कार्बन गन मेटल और चांदी का उपयोग मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक सामग्री के रूप में नहीं किया जाता। हालांकि चांदी का उपयोग सौर सेल के ऊपर बिजली के प्रवाह के लिए बारीक ग्रिड लाइनों कॉन्टैक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। बायोगैस एक मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। मीथेन जो होती है ये 50 से 75% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 25 से 50%। बायोगैस मुख्य रूप से गैसों का एक मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक कचरे जैसे गोबर, कृषि अवशेष के टूटने से उत्पन्न होती है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित मीथेन यह बायोगैस का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो लगभग 50 से 75% तक होता है। यह एक ज्वलनशील गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह बायोगैस का दूसरा मुख्य घटक है जिसकी मात्रा लगभग 25 से 50% होती है। अन्य गैसें इसमें बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन जैसी
गैसें भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटे बायोगैस प्लांट को भरने के लिए कम से कम जानवरों की आवश्यकता है। कम से कम भरने के लिए 4 की जरूरत पड़ती है। 4 तो 2 से 4, 4 से 6, बाकी सही देख लेते हैं। 2 से 4 सही है। सबसे छोटे घरेलू बायोगैस प्लांट आमतौर पर 2 घन मीटर क्षमता वाले को चलाने के लिए प्रतिदिन लगभग 40 से 50 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ गाय या भैंस औसतन 10 से 15 किलो तक गोबर देती है। 15 भी है तो 15 चौका 60 केजी गोबर की तो जरूरत पड़ती है। 40 से 50 किलोग्राम। बाल्टी वाहक में सामग्री निकास पतनाला सूट लगा होता है तल पर। बाल्टी वाहक में सामग्री निकास सूट लगा होता है शिखर पर, तल पर, निचला आधा सिरा, लेकिन तरल पर नहीं। ऊपरी आधा सिरा लेकिन शिखर पर नहीं। इसका सही जवाब है शिखर पर। बाल्टी वाहक, बकेट एलिवेटर या कन्वेयर, यह एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग अनाज, कोयला या रेत जैसी थोक सामग्रियों को लंबवत वर्टिकली ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया, बाल्टी नीचे बूट से सामग्री भरती है, उन्हें ऊपर तक ले जाती है और फिर शिखर हेड पर पहुंचने पर सामग्री को बाहर निकाल देती है। डिस्चार्ज, सामग्री को बाहर निकालने के लिए जो रास्ता या सूट बना होता है वह हमेशा ऊपरी सिरे पर स्थित होता है ताकि गुरुत्वाकर्षण या सेंट्रीफ्यूगल बल की मदद से सामग्री को अगले गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। सब्जियों के निर्जलीकरण के समय निर्जलीकरण का तापमान होना चाहिए। सब्जियों का 60 से 70%। 60 से 70% सही जवाब है। सब्जियों को सुखाने के लिए आदर्श तापमान आमतौर पर 60 से 70% के बीच रखा जाता है। इस कारण सीमा पर सब्जियों की नमी धीरे धीरे प्रभावी ढंग से निकल जाती है, जिससे उनके पोषक तत्व, स्वाद और रंग सुरक्षित रहते हैं। उच्च तापमान के नुकसान, यदि तापमान 70 डिग्री से अधिक हो जाता है तो सब्जियों की बाहरी परत सख्त हो सकती है, जिससे अंदर की नमी बाहर नहीं निकल पाती और सब्जी अंदर से खराब हो सकती है। मक्का में स्टार्च की मात्रा लगभग 70% होती है। मक्का के दाने में कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जिसकी मात्रा आमतौर पर 60% से 75% के बीच होती है। इसके अलावा इसमें लगभग 10% प्रोटीन और 4% तेल भी होता है। सोयाबीन में तेल का प्रतिशत 18 से 20%, यह भी ऊपर देखा है। वो क्या बोलते हैं, सोयाबीन में तेल का प्रतिशत 18 से 20%। सोयाबीन की संरचना आमतौर पर निम्नलिखित पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन जो पाया जाता है 40 से 42% पाया जाता है, तेल जो 18 से 20% और कार्बोहाइड्रेट्स 30%। गुरुत्वाकर्षण निम्न के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्व या ड्रैग
या ए बी दोनों। गुरुत्वकारी जो पृथककारी है वो दोनों, गुरुत्व और ड्रैग दोनों पर कार्य करता है। यह भारी कणों को नीचे बैठने में मदद करता है गुरुत्व तो, और जो ड्रैग होता है वायु या तरल के प्रवाह के कारण कणों पर लगने वाला प्रतिरोध बल जो हल्के कणों को ऊपर उठाने या अलग करने में मदद करता है। ग्राइंडिंग या पिसाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के बड़े टुकड़े को यांत्रिक बलों जैसे दबाव या घर्षण का उपयोग करके छोटे कणों या पाउडर में बदला जाता। तकनीक शब्दावली में इसे आमाप साइज रिडक्शन, आमाप लघुकरण या साइज रिडक्शन कहा जाता है। सुखाना यह नमी को दूर करने की प्रक्रिया है। चमकाना यह किसी सतह को चिकना या चमकदार बनाने की प्रक्रिया है। बंधाई पैकेजिंग यह उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए पैक करने की प्रक्रिया है। स्क्रू संवाहक में प्रयुक्त होने वाली द्रोणिका या ट्रॉफ की आकृति होती है। एल आकार की भी नहीं होती, ये तो है नहीं, जे आकार की भी नहीं, इन दोनों में से यू आकार की, यू आकार की, ए जो है सही जवाब है इसका। स्क्रू कन्वेयर यह एक ऐसी मशीन है जो तरल या दानेदार सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए घूमने वाले पेचदार पेच स्क्रू का उपयोग करती है। द्रोणिका टफ स्क्रू जिस खोल या केसिंग के अंदर घूमता है उसे द्रोणिका या ट्रफ कहते हैं। आकृति अधिकांश मानक स्क्रू संवाहकों में यह ट्रफ यू अक्षर के आकार का होता है। यह आकार सामग्री को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद करता है और रखरखाव के लिए आसानी से खोला जा सकता है। फल और सब्जियों को सुखाने हेतु बेहतर है छिड़काव या फ्रीज शुष्कन। तलीय परत शुष्कन, फ्रीज शुष्क, कैबिनेट शुष्क। फल और सब्जियों को सुखाने के लिए जो है कैबिनेट शुष्क। कैबिनेट ड्रायर यह फलों और सब्जियों को सुखाने या निर्जलीकरण के लिए सबसे आम और बेहतर तरीका माना जाता है। इसमें गर्म हवा को ट्रे में रखे गए खाद्य पदार्थों के ऊपर से गुजारा जाता है जिससे नमी धीरे धीरे कम हो जाती है और यह छोटे और मध्यम स्तर के उत्पादन के लिए किफ़ायती और प्रभावी होता है। छिड़काव शुष्क या स्प्रे ड्रायर इसका उपयोग मुख्य रूप से दूध के पाउडर या जूस जैसे तरल पदार्थों को सुखाने के लिए किया जाता है। फ्रिज ड्रायर यह विधि बहुत महंगी और इसका उपयोग मुख्य रूप से उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिन्हें बहुत उच्च गुणवत्ता और स्वाद बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसे अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन। भारतवर्ष में सोयाबीन का उपयोग मुख्यतः निम्न के उत्पादन के लिए किया जाता है। सोयाबीन का जो है दूध के दालों के उत्पादन, संसाधित आहार, खाने योग्य तेल के लिए ज़्यादा किया जाता है। तिलहन फसल सोयाबीन के मुख्य रूप से एक तिलहन ऑयल सीड फसल के रूप में उगाया जाता है। बाई प्रोडक्ट तेल निकालने के बाद बचे हुए हिस्से जिसे सोया मील या खली कहा जाता है का उपयोग प्रोटीन युक्त पशु आहार के रूप में किया जाता है। अन्य उपयोग हालांकि इसका उपयोग सोया दूध, सोया पनीर, टोफू, बड़ी के रूप में भी होता है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसका प्राथमिक उपयोग तेल उत्पादन ही है। गेहूं की पिसाई हेतु आधुनिक आटे की मील है।
रोलर टाइप इसका सही जवाब है। गेहूं की पिसाई है तो आधुनिक आटे की मील है रोलर टाइप। आधुनिक तकनीक व्यावसायिक और बड़े स्तर पर गेहूं की पिसाई के लिए आधुनिक मिलों में रोलर मिल तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्रक्रिया में गेहूं को घूमने वाले स्टील के रोलर के बीच से गुजारा जाता है जो धीरे धीरे महीन कणों में तोड़ते हैं। लाभ: रोटर टाइप मिल में आटे की गुणवत्ता को नियंत्रित करना आसान होता है और इसे चोकर सूजी और मैदा को अलग करना सरल हो जाता है। LSU टाइप शुष्क का विकास निम्न में हुआ। इसका जो हुआ USA में हुआ और ये कंटिन्यूस टाइप का है। कंटिन्यू नियंत्रण प्रवाह होता रहता है इसमें। LSU टाइप शुष्क ड्रायर का विकास लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। प्रकार: यह एक सतत प्रवाह कंटिन्यू प्रवाह और मिक्सिंग टाइप अनाज सुखाने वाला यंत्र है। उपयोग: इसे विशेष रूप से धान को सुखाने के लिए विकसित किया गया था ताकि दाने खराब ना हो और हवा के साथ अनाज का संपर्क बेहतर रहे। विशेषता: इसमें उल्टे वी आकार के चैनल इन्वर्टेड वी शेप चैनल लगे होते हैं जिनसे गर्म हवा प्रवाहित होती है। हाइड्रोलिक शक्ति चालित भूमि समतलन यंत्र की कार्यकारी क्षमता कितनी होती है? 110 से 160। सी इसका सही जवाब है 110 से 160 घन मीटर प्रतिदिन। हाइड्रोलिक शक्ति चालित भूमि समतलन यंत्र की कार्यकारी क्षमता होती है। लैंड लेवलिंग: यह खेती के लिए खेत को एक समान सतह देने की प्रक्रिया है ताकि सिंचाई का पानी समान रूप से फैल सके। हाइड्रोलिक यंत्र: ट्रैक्टर से चलने वाली हाइड्रोलिक भूमि समतलन यंत्र जैसे लेजर, लैंड लेवलर या हाइड्रोलिक स्क्रैपर की कार्यक्षमता सामान्य यंत्रों के से अधिक होती है। क्षमता: एक मानक हाइड्रोलिक संचालित समतलन यंत्र की औसत कार्यक्षमता 110 से 160 घन मीटर प्रतिदिन घटाने या समतल करने की होती है जो मिट्टी के प्रकार और ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। एक सीड ड्रिल का कार्य: बीजों की बुआई। एक सीड ड्रिल का कार्य बीजों की बुआई कूड़ों में एक सार करना उचित गहराई पर। उपरोक्त सभी। झुकी प्लेट प्लांटर, इंक्लाइन प्लेट प्लांटर, यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसे विशेष रूप से उन बीजों की बुआई के लिए डिजाइन किया गया है जिनका आकार और आकृति एक समान नहीं। उपयोग: इसका उपयोग कपास, कॉटन, मूंगफली, दलहन जैसे अरहर, चना, तिलहन की सटीक बुआई के लिए किया जाता है। विशेष यह बीजों को बिना नुकसान पहुंचाए जैसे मूंगफली के दाने का टूटना एक निश्चित दूरी और गहराई पर करता है। प्लांटर का साइज: लाइनों की संख्या और उनके मध्य की दूरी। ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। प्लांटर यह एक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग बीजों को एक निश्चित पंक्ति और गहराई
में बोने के लिए किया जाता है। साइज का निर्धारण किसी प्लांटर या ड्रिल का आकार उसकी कार्यक्षमता और चौड़ाई से मापा जाता है। इसे पंक्तियों की कुल संख्या और दो पंक्तियों के बीच की दूरी के गुणनफल द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे 5 पंक्तियां हैं और उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 20 पंजे 100, तो 100 इसका साइज हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर साइज। पावर थ्रेशर को चलाने के लिए मुख्य शक्ति साधन है। पावर थ्रेशर को चलाने के लिए जो है बिजली की मोटर भी से भी चल जाएगी, इंजन से भी, ट्रैक्टर से भी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन से घटक थ्रेसिंग सिलेंडर के भाग होते हैं? ये कॉनकेव भी होता है थ्रेसिंग सिलेंडर का, रास्प बार होती है, खुंटिया होती है। थ्रेसिंग सिलेंडर का कॉनकेव नहीं होता, बी और सी। हाथ से चलाने वाली रोटरी डस्टर पौधों की डैश ऊंचाई तक ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। 5 मीटर तक, 5 मीटर तक होते हैं। चलो इनका सही जवाब भी देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पावर थ्रेशर यह किसी उपकरण है जिसका उपयोग फसलों जैसे गेहूं, धान, बाजरा आदि से दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसे चलाने के लिए शक्ति के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। बिजली की मोटर, छोटे या स्थिर थ्रेशरों को चलाने के लिए बिजली की मोटर का उपयोग किया जाता है जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध होती है। इंजन, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां बिजली नहीं होती है। थ्रेशर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। ट्रैक्टर, आधुनिक खेती में थ्रेशर को चलाने का सबसे आम तरीका ट्रैक्टर के पीटीओ पावर टेक ऑफ शाफ्ट का उपयोग करना है। मुख्य भाग इसके थ्रेसिंग सिलेंडर के मुख्य भाग रास्प बार यह सिलेंडर की परिधि पर लगा होता है और फसल को रगड़कर दाने अलग करने में मदद करता है। खुंटियाँ, यह कई थ्रेशर में रास्प बार की जगह या उसके साथ स्पाइक टूथ या खुंटियों का उपयोग किया जाता है। कॉनकेव सिलेंडर का हिस्सा नहीं होता बल्कि यह सिलेंडर के ठीक नीचे स्थित एक अर्धवृत्ताकार स्थिर जालीनुमा भाग होता है जिसके बीच से फसल गुजरती है। हाथ से चलने वाली रोटरी डस्टर, इसका उपयोग छोटे कद के पौधों, झाड़ियों या कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाता है। 5 मीटर इसका सही जवाब है। रोटरी डस्टर आमतौर पर 5 मीटर तक की ऊंचाई वाले पौधों के लिए सबसे अधिक प्रभावी और उपयुक्त माने जाते हैं। कार्यक्षमता, इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसे घुमाने पर पंखा हवा का तेज झोंका पैदा करता है जो पाउडर दवा को बाहर फेंकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सब्जी की फसलों, छोटे बगीचों और मध्यम ऊंचाई वाले पेड़ों पर पाउडर के छिड़काव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल उत्पादन हेतु कृषकों द्वारा सबसे पहले किए जाने वाले कार्य। फसल उत्पादन हेतु कृषकों द्वारा सबसे पहले किया जाने वाला कार्य है भू परिष्करण, बीज की बुआई, खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक का प्रयोग। जो पहला है वह है भू परिष्करण। फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन की प्रक्रिया में सबसे पहला और महत्वपूर्ण मिट्टी की तैयारी होती है जिसे भू परिष्करण टिलेज कहा जाता है। भू परिष्करण इसमें बीज बोने से पहले मिट्टी को जोतना, पलटना, उसे भुरभुरा बनाना शामिल है। यह पौधों की जड़ों को गहराई तक जाने और श्वसन करने में मदद करता है। बीज की बुआई, यह मिट्टी तैयार होने के बाद का दूसरा चरण है। उर्वरक का उपयोग, खरपतवार नियंत्रण प्रक्रिया फसल के उगने के दौरान या बाद में आवश्यकता अनुसार की जाती है। ये एक्यूमुलेटर, चलो ये भी पढ़ लेते हैं, इसका क्वेश्चन कहाँ चला गया। एक्यूमुलेटर यह एक दबाव पात्र प्रेशर वेसल है जो हाइड्रोलिक प्रणाली में ऊर्जा को दबाव युक्त तरल के रूप में संचित या स्टोर करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब सिस्टम को अचानक अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मोटर यह हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या घूर्णन गति में बदलता है। सिलेंडर
यह हाइड्रोलिक ऊर्जा को रैखिक गति या बल में बदलता है। पंप, यह यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदलता है। स्नेन का प्राथमिक कार्य डैश कम करना होता है, घर्षण कम करना होता है। घर्षण भी कम करना होता है। प्राथमिक कार्य तो वियर भी कम करना होता है और शक्ति का क्षय भी कम करना होता है। उपयोग सभी होना चाहिए इसका प्रथम कार्य में। तो इसमें लुब्रिकेंट का मुख्य रूप से मशीनों की गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली परत बनाना। इसके कई महत्वपूर्ण कार्य है। फ्रिक्शन, यह दो सतहों के बीच होने वाले सीधे संपर्क को रोकता है जिससे घर्षण बल कम हो जाता है। वियर, घर्षण कम होने से पुर्जों की घसावट वियर एंड टीयर कम होता है जिससे मशीन की उम्र बढ़ती है। शक्ति का क्षय, लोअर लॉस, जब घर्षण कम होता है तो ऊर्जा का अपव्यय भी कम होता है जिससे मशीन की कार्य क्षमता बढ़ती है। वह मशीन जो खेत में चलते चलते फसल की कटाई, मढ़ाई और अनाज के एकत्रित करने का कार्य एक साथ करती है उसे किस नाम से जानते हैं? वो कंबाइन के नाम से जानते हैं उसे। जो कटाई भी करती है, मढ़ाई भी करती है, सफाई भी करती है, अनाज को एकत्रित भी करती है। कंबाइन एक ऐसी आधुनिक मशीन है जो खेत में एक साथ कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। कटाई, फसल को काटना, मढ़ाई, दानों को भूसे से अलग करना, सफाई, अनाज को साफ करना, एकत्रीकरण, अनाज को इकट्ठा करना। रीपर जो है यह केवल फसल की कटाई के काम आता है। पावर थ्रेशर, इसका उपयोग कटी हुई फसल से दाने निकालने, मढ़ाई के लिए किया जाता है, यह कटाई नहीं करता। खाद्य गुणवत्ता अवनति का मुख्य कारण, गुणवत्ता अवनति का मुख्य कारण चूहे, सूक्ष्म जीवाणु, जलवायु, यह सभी। अवनति नुकसान होता है या फायदा होता है? जलवायु भी दिया है, सूक्ष्म जीवाणु भी दिए है, चूहे भी दिए है। अवनति मतलब नुकसान पहुंचाने वाले। सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, बैक्टीरिया, फफूंद, माउल्ड एंड खमीर, यीस्ट। भोजन के खराब होने के सबसे बड़े कारण यह भोजन में पनपकर उसे विषैला बना देते हैं। जलवायु, क्लाइमेट, अत्यधिक तापमान, नमी, मॉइस्चर और हवा, ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों के पनपने और रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे ऑक्सीकरण की गति को बढ़ा देते हैं जिससे खाना जल्दी खराब होता है। चूहे और कीट, रोडेंट एंड पेस्ट, चूहे, कॉकरोच और अन्य कीट न केवल भोजन को खाते हैं बल्कि मलमूत्र और शरीर के रोगाणु से भी उसे दूषित कर देते हैं। अंतराल सस्य का उपयोग हम क्यों करते हैं? अपतरण का उन्मूलन, अधिक पैदावार में स्थायित्व, पादप रोगों में कमी। अधिक पैदावार में स्थायित्व, पादप रोगों में कमी, अपतरण का उन्मूलन, अंतराल सस्य का उपयोग। पादप रोगों में कमी, ये तो है, ये तो सही है। अधिक पैदावार में स्थायित्व, स्थायित्व डाउटफुल शब्द। अधिक पैदावार में स्थायित्व अधिक पैदावार के लिए भी करते हैं अंतराल सस्य का। अपतरण, जब दो सही हो जाएंगे तो उपरोक्त सभी, ये भी अपतरण का उन्मूलन। बाकी पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इंटरक्रॉपिंग, अंतराल सस्य। इंटरक्रॉपिंग एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें एक निश्चित कतार या पैटर्न में उगाई जाती है। तो इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित है। अपतरण, खरपतवार का उन्मूलन, खाली जगह पर दूसरी फसल होने के कारण खरपतवारों को उगने के लिए जगह और संसाधन कम मिलते हैं जिससे उनका प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है। पादप रोगों में कमी, विभिन्न फसलों के होने से बीमारियों और कीट एक ही प्रकार के पौधे तक सीमित नहीं रहते जिससे पूरे खेत में संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। अधिक पैदावार,
अधिक पैदावार में स्थायित्व संसाधनों जैसे धूप, पानी और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ता है और फसल खराब होने का जोखिम कम रहता है। बॉल मिल में साइज का लघुकरण डैश क्रिया द्वारा किया जाता है। दबाव, काटना, टक्कर लगाना या कुचलना। बॉल मिल जो होता है कूटना होता है, वो जो कूटने के सिद्धांत पर काम। टक्कर लगाना सी इसका सही जवाब है, क्योंकि शब्द ऐसे दे देते हैं टक्कर लगाना, कंफ्यूजन बनी रहती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। बॉल मिल में पदार्थों के आकार को छोटा करने साइज रिडक्शन के लिए मुख्य रूप से दो क्रियाएं काम करती हैं। टक्कर, इम्पैक्ट या कोलिजन। जब मील घूमती है तो उसके अंदर मौजूद स्टील की गेंदें बॉल ऊपर जाकर नीचे गिरती हैं। गिरने के कारण ये गेंदें सामग्री से टकराती हैं, जिससे वह टूटकर छोटे आकार में बदल जाती है। इसे ही टक्कर लगाना कहते हैं। घर्षण, एट्रिशन। गेंदों के एक दूसरे के ऊपर लुढ़कने से होने वाली रगड़ या घर्षण भी बारीक पिसाई में मदद करती है। ज्वारीय ऊर्जा सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उपयुक्त विधि है जो डैश द्वारा शक्ति का उत्पादन करती है। ज्वारीय ऊर्जा जो करती है वो समुद्र के द्वारा है। सही जवाब इसका सी है। नदी में इतनी बड़ी लहरें नहीं आती, ना कुओं में ना तालाब में। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। जो है टाइडल एनर्जी, यह ऊर्जा का एक नवीनतम स्रोत है जो समुद्र में आने वाली ज्वार भाटे टाइडल से प्राप्त होती है। प्रक्रिया सूच चंद्रमा जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव के कारण समुद्र के जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है, इस गति ऊर्जा को टरबाइन चलाकर बिजली में बदला जाता है। अन्य विकल्प क्यों नहीं। नदी, कुआं और तालाब में समुद्र की तरह विशाल स्तर पर ज्वार भाटा नहीं आता। औसतन एक टन धान में ब्रान की मात्रा लगभग डैश होती है, कितनी। एक टन में तो 6 किलो ब्रान निकलती है एक क्विंटल में। और टन की बात करें तो 60 के नज़दीक वाला 50, तो 50 केजी इसका सही जवाब होना चाहिए। धान की मिलिंग की प्रक्रिया के दौरान धान के कुल वजन का लगभग 5 से 8% हिस्सा राइस ब्रान चावल की भूसी की परत के रूप में प्राप्त होता है। एक टन धान के लिए गणना इस प्रकार की जाती है। 5% निकल रहा है तो 1000 में 50 सीधा हो गया। कहीं 5 किलो निकलता है, कहीं 6 किलो दे रखा। डेरियस टाइप रोटर मिल किस प्रकार के पवन चक्की का उदाहरण है। डेरियस टाइप रोटर मिल किस प्रकार के पवन चक्की का उदाहरण है। ऊर्ध्वाधर अक्षीय निम्न गति, ऊर्ध्वाधर अक्षीय उच्च गति, क्षैतिज अक्षीय उच्च गति और क्षैतिज अक्षीय निम्न गति। 142 का ए ऊर्ध्वाधर अक्षीय उच्च गति, इसका जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। डेरियस रोटर एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर अक्ष पवन टरबाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। इसकी विशेषता यह है कि इसका मुख्य रोटर शाफ्ट हवा के लंबवत वर्टिकल खड़ा होता है। डेरियस रोटर को उच्च गति हाई स्पीड टरबाइन माना जाता है क्योंकि इसके ब्लेड हवा की गति से कहीं तेज घूम सकते हैं। हाई टिप स्पीड रेशो इसके विपरीत सेवोनियस
रोटर निम्न गति वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष रोटर होते हैं। बायोगैस एक ज्वलनशील गैस है जिसका हीटिंग तापीय मान लगभग बायोगैस का जो वो तापीय मान है कितना है? 29,874। बी इसमें सही दिया है। उनतीस हजार 874 जूल पर घन मीटर है। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बायोगैस का हीटिंग मान। बायोगैस जैव गैस का कैलोरी मान, तापीय मान, हीटिंग वैल्यू आमतौर पर इसके मीथेन घटक पर निर्भर करता है। सामान्यतः बायोगैस का ऊष्मायन 20 से 26 मेगाजूल प्रति घन मीटर के बीच होता है। इकाइयों का ध्यान। प्रश्न में दी गई संख्याएं विशिष्ट डेटा पर सेट पर आधारित हो सकती है। बायोगैस का औसत ऊष्मायन 5 से 5500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होता है, जो लगभग 21 से 25 मेगा जूल पर मीटर क्यूब के बराबर। उनतीस हजार 874 वह मान है जो बायोगैस की उच्च दक्षता वाली श्रेणियों हाई क्वालिटी बायोगैस के तापीय मान के सबसे करीब बैठता है। जब इसे जूल की मानक इकाइयों में देखा जाए तो बायोगैस के मुख्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सोलर सेल की मदद से सौर ऊर्जा का उपयोग। सोलर सेल की मदद से सौर ऊर्जा का उपयोग डीसी सोलर सेल यह एक ऐसी डिवाइस है जो सूर्य के प्रकाश फोटोन को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टिक प्रभाव कहा जाता है। उत्पादित धारा। सोलर सेल स्वाभाविक रूप से डीसी करंट दिष्ट का उत्पादन करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहते हैं। एसी अल्टरनेट करंट में परिवर्तन। यदि हमें घर के उपकरणों को चलाने के लिए एसी बिजली की आवश्यकता होती है तो सोलर सेल से प्राप्त डीसी कन्वर्टर की मदद से एसी में बदला जाता है, लेकिन मूल रूप से सोलर सेल केवल डीसी ही पैदा करता है। सौर्य शुष्कन या सुखावन किस शुष्कन सुखावन प्रकार का उदाहरण है? सौर्य जो है विकिरण होना चाहिए, इसका विकिरण सही जवाब होना चाहिए। विकिरण सही है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पहुंचती है। सौर्य शुष्कन सोलर ड्राइंग में सूर्य की यही विकिरण ऊर्जा सीधे वस्तुओं जैसे फसल, कपड़े आदि पर अवशोषित की जाती है, जिससे उनमें मौजूद नमी वाष्पित होकर सूख जाती है। संवहन कन्वेक्शन यह तरल पदार्थों और ठोस ऊष्मा का संचलन की विधि है। संचलन या चालन कंडक्शन, इसमें ऊष्मा एक ठोस वस्तु के माध्यम से दूसरे कण तक सीधे संपर्क द्वारा पहुंचती है। किसी पदार्थ को पीसने के लिए लगने वाली ऊर्जा को दर्शाया जाता है किक के नियम द्वारा, फिक के नियम द्वारा, न्यूटन के नियम द्वारा, स्टोक के नियम द्वारा। पदार्थ को पीसने के लिए लगने वाली ऊर्जा को दर्शाया जाता है पीसने के लिए। स्टोक का नियम तो नहीं है, ये पानी से संबंधित है। न्यूटन का नियम तो है नहीं। किक का नियम उसका सही जवाब है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है सही। किसी पदार्थ के आकार को कम करना या साइज रिडक्शन या ग्राइंडिंग में लगने वाली ऊर्जा के मुख्य रूप से 3 नियम उपयोग किया जाता है। किक का नियम, यह नियम बताता है कि किसी पदार्थ के आकार को एक निश्चित अनुपात में कम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान होती है,
चाहे उसका प्रारंभिक आकार कुछ भी हो, यह आमतौर पर बड़े कणों को पीसने के लिए सटीक होता है। रिंगीटर, इसके अनुसार पीसने में खर्च होने वाली ऊर्जा नए बने सतह क्षेत्र सरफेस एरिया के समानुपाती होती है। यह महीन पिसाई फाइन ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त होता है। बॉन्ड का नियम, यह मध्यम आकार की पिसाई के लिए उपयोग किया जाता है। बॉन्ड का, रिंगटर का और किक का। जो इसका सही जवाब है कि किक सही जवाब है। प्रथम व्यावहारिक सौर सेल का निर्माण वर्ष डैश में किया गया था। निर्माण वर्ष जो है 1954 में। 1954 में ही सही है। प्रथम व्यावहारिक सौर सेल बेल लैबोरेटरीज के वैज्ञानिक डेरियल चैपिन, कैल्विन फुलर और गेराल्ड पियर्सन ने 1954 में पहले व्यावहारिक सिलिकॉन सौर सेल का प्रदर्शन किया था। यह पहला ऐसा सौर सेल था जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलने में पर्याप्त रूप से कुशल था, जिससे आधुनिक सौर सेल तकनीक की नींव पड़ी। धातुओं के लिए निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा पीतल बनाने में उपयोग किया जाता है? पीतल बनाने में पिताजी। और पीतल में तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, ये बिल्कुल सही है। पीतल एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाई जाती है। इसमें सामान्यतः तांबे का अनुपात अधिक होता है। कांसा, तांबा और टीन। तांबे, जब कांसे के लिए तांबा और टीन। सोल्डर के लिए टिन और सीसा। खाद्य उत्पादों से नमी को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? यह आसान क्वेश्चन है। निर्जलीकरण बोलते हैं इसे, इम्पोर्टेंट भी है। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन या खाद्य संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों से नमी या पानी को हटा दिया जाता है। नमी कम होने से सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, फफूंद आदि पनप नहीं पाते, जिससे भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। कैनिंग, भोजन को हवा रहित डब्बों में बंद करके सुरक्षित करने की प्रक्रिया को कैनिंग बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन, सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उच्च ताप का उपयोग करना। स्टेरिलाइजेशन। पाश्चुराइजेशन, यह तरल पदार्थों जैसे दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके हानिकारक बैक्टीरिया को मारना। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? खाद्य दिवस जो मनाया जाता है, खाद्य दिवस 15 जुलाई को तो मनाया जाता है, 20 को भी नहीं मनाया जाता है। 16 अक्टूबर इसका सही जवाब है। 22 अक्टूबर को भी नहीं मनाया जाता। 16, बाकी देख लेते हैं एक बार। 16 अक्टूबर सही जवाब है। और क्यों मनाया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी, इसलिए बनाया जाता है। चावल की उसनन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उसनन में जल एवं रसायन। उसनन में जल और तापमान, क्योंकि गर्म किया जाता है ना, पानी को उबाला जाता है, फिर उसमें चावल डालकर उसे ही उसनाना बोलते हैं।
जल और तापमान सही जवाब है। उष्णन पर बॉयल यह चावल की कटाई के बाद लेकिन मिलिंग कुटाई से पहले की जाने वाली एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में इसमें धान को पहले पानी जल में भिगोया जाता है, फिर भाप या गर्मी तापमान के माध्यम से पकाया जाता है, अंत में सुखाया जाता है। लाभ, इस प्रक्रिया से चावल के पोषक तत्व विशेषकर विटामिन बी दाने के अंदर ही सुरक्षित रहते हैं और चावल पकने के बाद कम टूटता है। खाद्य पदार्थों की श्वसन प्रक्रिया में निकलने वाली गैस, जो खाद्य पदार्थों की श्वसन प्रक्रिया में निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों में से कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही जवाब है। श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेशन, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं भोजन ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में तोड़कर एटीपी प्राप्त करती है। प्रतिक्रिया, इस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा बनाते हैं। उस उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल मुक्त करते हैं। समीकरण ये है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली सब्जी की फसल, इन चारों में तो आलू सर्वाधिक पैदा होता है भारत में। आलू उत्पादन के मामले में आलू भारत की सबसे प्रमुख सब्जी फसल है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। अन्य सब्जियां आलू के बाद टमाटर और प्याज का स्थान आता है, जो भारत की टॉप टमाटो ऑनियन पोटैटो प्राथमिकताओं में शामिल है। चीन के बाद भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश है। गेहूं के दानों का रिपोज कोण जो होता है वो 23 से 24 मतलब 25 डिग्री होता है। रिपोज कोण यह वह अधिकतम ढलान कोण है जिस पर कोई ढीला पदार्थ जैसे अनाज या मिट्टी बिना फिसले स्थिर रह सकता है। यह कोण अनाज की कमी मॉइस्चर कंटेंट पर निर्भर करता है। अगर नमी बढ़ने के साथ यह कोण भी बढ़ जाता है। सामान्यतः सूखे गेहूं के लिए यह लगभग 23 से 28 डिग्री के बीच होता है, इसलिए 25 डिग्री सबसे सटीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पशु चालित गन्ना क्रेशर के हरीस में लगा होता है। पशु चालित में जो हरीस में जो लगा होता है किंग रोलर लगा होता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। पशु चालित एनिमल ड्रिवन गन्ना कोल्हू में मुख्य रूप से 3 रोलर होते हैं, जिनमें किंग रोलर महत्वपूर्ण होता है। किंग रोलर यह कोल्हू का मुख्य और सबसे बड़ा रोलर होता है। पशुओं द्वारा घुमाई जाने वाली लकड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में हरीस या बीम कहा जाता है, सीधे इसी रोलर के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती है। जब पशु गोल घूमते हैं तो यह रोलर भी घूमता है और अपनी गियरिंग के माध्यम से अन्य 2 रोलर क्रेसिंग और अट्रैक्शन रोलर को घुमाता है। क्रेसिंग यह गन्ने की पहली बार दबाकर तोड़ने का काम करता है। अट्रैक्शन रोलर यह गन्ने के रस निकालने का अंतिम काम करता है। फ्लाई व्हील यह आमतौर पर इंजन या मोटर से चलने वाले क्रशरों में गति को समान बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। किस फसल के प्रसंस्करण हेतु सेलर का प्रयोग किया जाता है? प्रसंस्करण हेतु सेलर का प्रयोग जो है वो मक्का के लिए, क्योंकि मक्का के लिए। सेलर का मुख्य रूप से प्रयोग मक्का के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इसका कार्य मक्का के भुट्टे से दाने को अलग करना होता है। यद्यपि धान के लिए भी सेलर या पेडी सेलर का उपयोग छिलका उतारने के लिए किया जाता है, लेकिन सामान्यतः कृषि यंत्रों के संदर्भ में सेलर शब्द का मक्का की थ्रेसिंग के लिए अधिक प्रचलित है। पवन चक्की का उपयोग किस उद्देश्य हेतु नहीं हो सकता? पवन चक्की का जो जुताई के
पानी उठाने के लिए किया जाता है, शक्ति के लिए और चारा कटिंग के लिए भी हो जाता है, मगर जुताई पवन चक्की से नहीं की जा सकती। वायु गति मापने का जो है, वायु गति जो नापते हैं हम वो एनोमीटर। और सौर ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है समय 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। निम्न में कौन सा मॉडल बायोगैस संयंत्र का टाइप नहीं है? KVIC मॉडल तो है, ये तो है। दीनबंधु भी है, स्थिर डोम टाइप भी है, गांधी नहीं है। सी इसमें गलत है, तो इस यही गलत सही हो जाएगा। बायोगैस में अधिकतम मात्रा में शामिल गैस है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें दी नहीं है। कार्बनिक पदार्थों का अवायवीय एनारोबिक पाचन कर बायोगैस बनाने की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? ये जो होती है 4 चरणों में पूरी होती है। कृषि यंत्र पर ट्रैक्टर द्वारा लगने वाले खिंचाव को मापते हैं, वो डायनामोमीटर से नापते हैं खिंचाव को। निम्न में कौन सा इंजन में शीतलीकरण तंत्र का एक भाग है? शीतलीकरण का रेडिएटर है। क्लच का भी नहीं है, इंजेक्ट भी नहीं है, फ्लाईव्हील भी नहीं है। फ्लाईव्हील जो है ऊर्जा को संचित करता है और अदर स्ट्रोक में वो वाइब्रेशन वगैरह को कम करता है। इंजेक्टर डीजल इंजन में ईंधन और वायु ईंधन भेजता है। जब वायु कंप्रेस रहती है तो इंजेक्टर जो है इंजेक्ट करता है डीजल को। क्लच जो है इंजन से शक्ति, जो इंजन से जो शक्ति मिलती है उसे आगे ट्रांसमिट नहीं होने देता, तो शक्ति को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का कार्य करता है। जुताई हेतु, पानी उठाने हेतु पवन चक्कियों का उपयोग पारंपरिक रूप से कुओं से पानी पंप करने के लिए किया जाता है। शक्ति उत्पादन, आधुनिक पवन टरबाइन का सबसे बड़ा उपयोग बिजली विद्युत शक्ति पैदा करने के लिए होता है। चारा कटिंग, पवन चक्की से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चारा काटने वाली मशीनों या अनाज पीसने वाली मिलों को चलाने के लिए किया जाता है। जुताई, खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर या पशु जैसे बैल का उपयोग किया जाता है। पवन चक्की एक स्थिर संरचना होती है, इसलिए इसे सीधे खेत जोतने के काम में नहीं लाया जा सकता। एनीमोमीटर, इससे वायु की गति मापी जाती है। विंड वेन, इसका उपयोग हवा की दिशा जानने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर से गहराई। फोटोमीटर, यह प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापने के लिए। रोटावेटर, यह खेती में इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है जो मिट्टी को जोतने और भुरवा करने के काम आता है। 8 मिनट इसका सही जवाब है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। गांधी मॉडल इसका सही जवाब है, क्योंकि ये ऐसा कोई मॉडल नहीं है बायोगैस का। KVIC मॉडल, इसे फ्लोटिंग ड्रम, तैरता हुआ ड्रम या मॉडल भी कहा जाता है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा विकसित किया गया। दीनबंधु, यह एक ऐसा कम लागत वाला और अत्यधिक लोकप्रिय फिक्स्ड डोम स्थिर गुंबद मॉडल है। फिक्स्ड डोम मॉडल, यह बायोगैस संयंत्र का एक मुख्य प्रकार है जिसमें गैस जमा करने वाला हिस्सा स्थिर रहता है, जैसे कि जनता मॉडल और दीनबंधु। मीथेन इसमें सही जवाब है।
कार्बनिक पदार्थों से बायोगैस बनाने की अवायवीय एनारोबिक पाचन प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 चरणों में पूरी होती है। हाइड्रोलिसिस और एसिडोजेनेसिस एसिटोजेनेसिस और मेथेनोजेनेसिस। डायनोमीटर हो गया इसका खिंचाव ज्ञात करने का। अल्टीमीटर ऊंचाई ज्ञात करने का। डिफरेंशियल या ट्रैक्टर के गियर का सिस्टम का हिस्सा है जो मोड़ पर पहियों को अलग अलग गति से घूमने में मदद करता है। ड्राफ्ट मीटर, हालांकि यह नाम तो मिलता जुलता है लेकिन मानक वैज्ञानिक और कृषि परीक्षाओं में डायनोमीटर को ही उत्तर माना जाता है। रेडिएटिव कूलिंग सिस्टम का भाग है। फ्लाईव्हील ऊर्जा संचय करने का। इंजेक्टर ये हो गया सब। ढलवा लोहा किसकी मिश्र धातु है? लोहा और कार्बन, लोहा और जस्ता। तो लोहा और कार्बन ही होता है लोहा में, मिश्र धातु में। लोहे का कौन सा प्रतिरूप फॉर्म ब्लास्ट फर्नेसर से प्राप्त होता है? ब्लास्ट फर्नेसेस, इसका मतलब तो सबसे जो कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है पिग आयरन, रोट आयरन में सबसे कम। इसका सही जवाब देखते हैं 166 का ए पिग आयरन। यह ब्लास्ट फर्नेसेस वात भट्टी से प्राप्त होने वाला लोहे का सबसे कच्चा और अशुद्ध रूप है। इसमें लगभग 3 से 4% कार्बन के साथ साथ सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस जैसी अशुद्धियाँ होती है। कास्ट आयरन, जब पिग आयरन को दोबारा पिघलाकर सांचों में ढाला जाता तो उसे कास्ट आयरन ढलवा लोहा कहते हैं। रोट आयरन, यह लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। माइल्ड स्टील, यह लोहे और कार्बन का एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। नट बोल्ट के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन अच्छा है? नट बोल्ट के लिए ढलवा लोहा, रोट आयरन इसका सही जवाब है। नट और बोल्ट के बीच के निशान लगा देते हैं। सही जवाब इसका रोट आयरन। रोट आयरन जो है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। कार्बन की मात्रा 0.25 होती है, 0.25 से भी कमी होती है। नट और बोल्ट के निर्माण के लिए सामग्री का चुनाव उसकी मजबूती, लचीलेपन और जंग रोधक क्षमता के आधार पर किया जाता है। रोट आयरन यह लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। यह बहुत ही नम्य, डक्टाइल और मैलिएबल होता है जिसका अर्थ है कि इसे आसानी से आकार दिया जा सकता है। इसमें झटकों को सहने की अच्छी क्षमता होती है जो नट बोल्ट के लिए आवश्यक है। पिग आयरन ये लोहे का कच्चा रूप है जिसमें बहुत अधिक अशुद्धियाँ होती है, इसलिए इसका उपयोग सीधे निर्माण में नहीं किया जा सकता। उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील यह बहुत कठोर होता है लेकिन इसमें लचीलापन कम होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से काटने वाले औजारों के लिए या हलों के सीयर वगैरह बनाने के लिए काम में आता है।
भारत में उपयोग किए जाने वाले फार्म ट्रैक्टर डैश नहीं होते। में डैश नहीं होता, क्या नहीं होता? कार्बोरेटर, गियर बॉक्स, क्लच, डिफरेंशियल। जो भारत में उपयोग किए जाने वाले फार्म ट्रैक्टरों में डिफरेंशियल होता है, गियर बॉक्स होता है, क्लच होता है, कार्बोरेटर नहीं होता, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन का पार्ट है। भारत में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश फार्म ट्रैक्टरों में डीजल इंजन होता है। डीजल इंजनों में ईंधन की आपूर्ति के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप का उपयोग किया जाता है, जबकि कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल इंजनों में हवा और ईंधन के मिश्रण को बनाने के लिए किया जाता है। परिवर्तनीय भार स्थितियों में इंजन की गति को स्थिर बनाए रखने हेतु इंजन में प्रावधान होता है। वो जो प्रावधान होता है गवर्नर का होता है। गवर्नर यह एक ऐसा यंत्र है जो लोड भार के बदलने पर इंजन को मिलने वाली ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य इंजन की गति स्पीड को एक निश्चित सीमा के भीतर स्थिर बनाए रखना है। नोजल, इसका उपयोग इंजन का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। ईंधन का छिड़काव नोजल। गियर, यह टॉर्क और गति को बदलने या स्थानांतरित करने के काम आता है। थर्मोस्टेट, यह इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। निम्न में से कौन सा भाग एक इंजन के पिस्टन से नहीं जुड़ा होता? इंजन के पिस्टन से नहीं जुड़ा होता। रिंग जुड़े होते हैं, कनेक्टिंग रोड जुड़ा होता है, गजन पिन जुड़ी होती है, फ्लाई व्हील नहीं जुड़ा होता। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। रिंग ये पिस्टन के चारों ओर खांचों में फिट होते हैं और दहन गैसों को सील करने का काम करते हैं। गजन पिन, इसे पिस्टन पिन भी कहते हैं, जो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को आपस में जोड़ता है। कनेक्टिंग रोड यह पिस्टन की गति को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लाईव्हील सीधे पिस्टन से नहीं जुड़ा होता, यह इंजन के क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर लगा होता है, जो ऊर्जा को संचित करने और गति को एक समान बनाए रखने में मदद करता है। विद्युत शक्ति के अन्य शक्ति स्रोतों की तुलना में लाभ। विद्युत शक्ति के जो लाभ है, अत्यधिक दक्षता होती है, बदलती गतियों के लिए अनुकूल होता है, सभी फार्म क्रियाओं के लिए अनुकूल होता है। तो इसमें डी, बार बार की रिवाइज होने वाला क्वेश्चन है ये भी। आयतन की दृष्टि से 24 घंटे में जल शोषण सबसे अधिक होता है। चूना में, ग्रेनाइट में, नीज में, स्लेट में। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जल शोषण नीज, स्लेट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में तो बहुत कम होता है। चूना इसका सही होना चाहिए। सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। ये बिल्कुल सही है, सी जवाब। सबसे कमज़ोर हो गया ये, हो गया 1, 5, 10। हल्के डीजल ऑयल का विशिष्ट घनत्व होता है 0.85 होता है। हल्के डीजल ऑयल का विशिष्ट घनत्व। निम्नलिखित में से कौन एक अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास, भूतापीय, पवन ऊर्जा। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। भूतापीय, पवन ऊर्जा, जय माता या बायोमास। डी है इसका। भारत में उसना चावल ज़्यादातर उत्पादन एवं उपभोग किया जाता है। उष्ण चावल की बात कर रहा है ये, उष्ण चावल दक्षिणी क्षेत्र। भारतवर्ष में ऊर्जा का मुख्य स्रोत
पेट्रोल, डीजल, कोयला है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। बायो इथेनॉल मुख्य रूप से इनके खमीकरण या फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है। बायो इथेनॉल गन्ने का मोलेस से होता है, गन्ने के मोलेस। अधिकांश खाद्य अनाजों में मुख्यतः होता है, अधिकांश खाद्य अनाजों में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट्स। उष्मा निकलती है, सी पहले उसका सही है, सी। सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो उष्मा निकलती है, ये सही है। जब सीमेंट और पानी का मिलन होता है तो उनके बीच एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे जलयोजन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि इस क्रिया के दौरान ऊष्मा हीट के रूप में बाहर निकलती है। यही कारण है कि ताजे कंक्रीट या सीमेंट के घोल को छूने पर वह गर्म महसूस होती है। जमाव और कठोरता, इसी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण सीमेंट पेस्ट धीरे धीरे जमने लगता है और पत्थर जैसे कठोर हो जाता है। सबसे कमज़ोर जो है यही था, 1, 5, 10। हल्के डीजल ऑयल, लाइट डीजल ऑयल जो था 0.85, यही सही था। ये जो 0.85 से 0.87 के बीच होता है, इसका विशिष्ट घनत्व। अपरंपरागत नॉन कन्वेंशन ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो रिन्यूएबल है, जिनका उपयोग हाल ही के समय में शुरू हुआ है। प्रश्न में दिए गए तीनों विकल्प अपरंपरागत ऊर्जा के ही स्रोत हैं। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं था। जियोथर्मल, यह पृथ्वी के भीतर की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा है, अपरंपरागत स्रोत है। जैवमास, बायोमास, यह पौधों और जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ ऊर्जा जिसे अपरंपरागत नवीकरण माना जाता है। पवन ऊर्जा, हवा की गति से बिजली बनाना भी ऊर्जा का एक परंपरागत तरीका है। अब वो जो था ये उष्णा चावल वाला परबॉइल्ड, ये जो था दक्षिणी क्षेत्र लगाया था इसका, और बाकी दक्षिणी क्षेत्र इसका सही जवाब है। उष्णा चावल यह वह चावल है जिसे धान की अवस्था में ही आंशिक रूप से उबालकर फिर सुखाया जाता है। इसी प्रक्रिया से चावल के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। अब ये जो दक्षिण क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कुछ पूर्वी राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है। दक्षिण भारत की जलवायु और वहाँ की खान पान की परंपराओं में इस प्रकार के चावल का विशेष महत्व है क्योंकि यह पकाने के बाद अधिक समय तक खराब नहीं होता और स्वास्थ्य के लिए भी अधिक लाभकारी होता है। इसमें जो था सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो स्रोत था वो कोयला था। व्यावसायिक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% से अधिक हिस्सा कोयले से ही पूरा होता है। हालांकि कोयला, पेट्रोल और डीजल सभी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें से कोयला भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। पेट्रोल और डीजल इसका मुख्य उपयोग परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में होता है, जबकि बिजली और औद्योगिक ऊर्जा के लिए कोयला सर्वोपरि है। अब क्वेश्चन खत्म ही है, बस 180 तक थे, 80 क्वेश्चन थे इसमें टोटल। अब जो गन्ने का मोल यही इसका सही जवाब लगाया था। बायोइथेनॉल यह एक प्रकार का नवीकरणीय ईंधन है जिसे पौधों के अवशेषों और शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वन फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। गन्ने का मोलेस, भारत जैसे देशों में बायोइथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने का सिरा या मोलेस सबसे प्रमुख कच्चा माल है। यह चीनी उत्पादन की प्रक्रिया का एक उप उत्पाद है जिसमें उच्च मात्रा में शर्करा सुक्रोज होती है। प्रक्रिया जब यीस्ट का उपयोग
करके मोलेस में मौजूद शर्करा का खमीकरण किया जाता है तो वह एथिल अल्कोहल इथेनॉल में बदल जाती है। इसका कार्बोहाइड्रेट सही लगाया था। चावल, मक्का और बाजरा में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट्स जो 70 से 80% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का अनाजों से मिलता है, और प्रोटीन जो है 7 से 12%। वसा अनाजों में वसा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कुछ खनिज होते हैं, लेकिन मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। आज का यहीं एंड करते हैं। बस ये वाली वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, और अच्छे से तैयारी करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहोगे तो जब तक पेपर होगा जब तक तो उंगलियों पर आ जाएंगे सभी क्वेश्चन।